वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं टुडे एग्जाम क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन आज के एग्जाम में जीके, जीएस और करंट अफेयर के पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन जो है हमें प्राप्त हो चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये 100% रियल क्वेश्चन हैं और एग्जाम में पूछे हुए हैं। अब बच्चे पूछ रहे होंगे कि एग्जाम का नाम नहीं बताया आपने, कौन से एग्जाम के क्वेश्चन है। तो आप लोग जो है थंबनेल देखकर ही आए होंगे, तो जो थंबनेल में एग्ज़ाम है उसी के क्वेश्चन है और ये थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन है। कौन से शिफ्ट के? थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन हैं और ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये 100% जो हैं थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करूं और देखा जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आज की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो उससे पहले यदि आप लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और जो बच्चे अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल पर जो है आपको इसी क्लास की पीडीएफ और अन्य जितनी भी क्लासें होंगी उसकी पीडीएफ और नोट्स जो हैं प्रोवाइड किए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल जो है अभी नया नया है, तो उसमें मेंबर अभी बहुत ही कम होंगे, तो आप लोग मेंबर को इंक्रीज करिए और वहाँ पर नोट्स और जो है पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे आज की थर्ड शिफ्ट में। पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है। स्वतंत्रता को किस प्रकार से सीमित किया जा सकता है, ये पहला क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन थे परंपरा द्वारा, और ऑप्शन बी थे नैतिकता द्वारा, ऑप्शन सी थे विधि द्वारा और ऑप्शन डी था धर्म द्वारा। तो स्वतंत्रता को किस प्रकार से सीमित किया जा सकता है? तो स्वतंत्रता को जो सीमित किया जा सकता है वो विधि द्वारा सीमित किया जा सकता है। बाई लॉ, लॉ के द्वारा जो है सीमित किया जा सकता है। इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, फैक्ट है कि स्वतंत्रता को विधि द्वारा सीमित किया जा सकता है। संविधान नागरिकों को स्वतंत्रता देता है, लेकिन कानून के अधीन सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और सुरक्षा हेतु प्रतिबंध किए जा सकते हैं। यह अनुच्छेद 19 में स्पष्ट है। स्वतंत्रता जो है निरंकुश नहीं होती। स्वतंत्रता जो है वो निरंकुश नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था कि प्रतिनिधि लोकतंत्र का अर्थ क्या है। ऑप्शन थे जनता स्वयं शासन करती है, सेना शासन करती है, या निर्वाचित प्रतिनिधि शासन करते हैं, या राजा शासन करते हैं। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र का अर्थ जो है वो निर्वाचित जो है प्रतिनिधि करते हैं। ऑप्शन नंबर सी के निर्वाचित प्रतिनिधि शासन करते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। ये प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं। आधुनिक बड़े देशों में यह प्रणाली है। जनता अप्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेती है। भारत इसका एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था। दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी नेहरू जी और ऑप्शन डी अम्बेडकर जी। तो दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में जो था वो थे जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी जी करेक्ट है, जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण जो है दल रहित लोकतंत्र के समर्थक थे। वे राजनीतिक दलों को भ्रष्टाचार का कारण मानते थे। उन्होंने लोक शक्ति पर बल दिया, ग्राम स्वराज की अवधारणा का समर्थन किया, लोकतंत्र को नैतिक बनाना चाहते थे वो। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है। कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? तो ये जो है चीन जो है एक दलीय प्रणाली अपना रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, चीन। चीन में एक दलीय प्रणाली है। वहाँ केवल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है का शासन है और विपक्षी दलों की अनुमति नहीं है। सत्ता केंद्रीकृत है। यह समाजवादी प्रणाली का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है। लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है। इन डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू होम।
तो लोकतंत्र में जो सरकार जो है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? जनता के प्रति। लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। चुनाव के माध्यम से जवाबदेही तय होती है। जनता सरकार बदल सकती है। जनमत सर्वोच्च होता है। यही लोकतंत्र की आत्मा है। अगला क्वेश्चन है, लोकपाल का विस्तार किससे लिया गया? लोकपाल का विस्तार किससे लिया गया? द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकपाल इज borrowed फ्रॉम विच कंट्री? तो लोकपाल का विस्तार जो लिया गया है वो किससे लिया गया है? ये लिया गया स्कैंडिनेवियाई देश से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। लोकपाल की अवधारणा जो है स्कैंडिनेवियाई देश से ली गई है। वहाँ इसे ओम्बड्समैन कहा जाता है। यह प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करता है, नागरिकों की शिकायत सुनता है और भारत में 2013 में लोकपाल अधिनियम बना था। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो लोकतंत्र की सफलता जो है वो जनता की जागरूकता पर, अवेयरनेस ऑफ पीपुल पर निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता नागरिकों पर निर्भर करती है। शिक्षित मतदान सही निर्णय लेते हैं और मतलब शिक्षित मतदाता जो हैं वो सही निर्णय लेते हैं और सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। अधिकारों के साथ कर्तव्य का पालन जरूरी है। निष्क्रिय जनता लोकतंत्र को कमजोर करती है। अगला क्वेश्चन है कि लोगों की सहमति का अर्थ क्या है? लोगों की सहमति का अर्थ क्या है? तो लोगों की सहमति का अर्थ है अधिकांश लोगों की सहमति, कॉन्सेप्ट और मेजोरिटी। लोगों की सहमति का अर्थ है बहुमत की सहमति। लोकतंत्र बहुमत के सिद्धांत पर आधारित है। चुनाव इसी का माध्यम है। अल्पसंख्यकों के आधार पर इसे सुरक्षित रहते हैं और जनसत्ता जो को दर्शाता है या जनसत्ता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है कि एकात्मक संरचना एवं आध्यात्मक शासन प्रणाली वाला देश कौन सा है? तो ये जो है फ्रांस है। फ्रांस जो है एकात्मक संरचना एवं आध्यात्मक शासन प्रणाली वाला देश है। फ्रांस में एकात्मक शासन व्यवस्था है। वहाँ आध्यात्मक प्रणाली लागू है। राष्ट्रपति शक्तिशाली होता है। केंद्र में सत्ता जो है केंद्र रहित है और या अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली का उदाहरण भी है। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार में सबसे अधिक अंतर कहाँ देखा गया? आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार में सबसे अधिक अंतर कहाँ देखा गया? तो ये जो देखा गया था समाजवाद में या फिर लोकतंत्र में, तो ये लोकतंत्र में देखा गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लोकतंत्र में सिद्धांत और व्यवहार में बड़ा अंतर देखा जाता है। सिद्धांत समानता की बात करता है। किसकी बात करता है? समानता की बात करता है। व्यवहार में असमानता बनी रहती है। सत्ता का दुरुपयोग होता है, फिर भी यह सर्वोत्तम प्रणाली मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक पद का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सार्वजनिक पद का अधिकार है किस प्रकार का अधिकार है? ऑप्शन नंबर सी के राजनीतिक अधिकार। ठीक है, पॉलिटिकल राइट। सार्वजनिक पद का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। यह नागरिकों को शासन में भाग लेने का अवसर देता है। मतदान और चुनाव लड़ना इसी में शामिल है। लोकतंत्र की नींव यही है, सभी नागरिकों को समान अवसर मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में वित्त विधेयक उच्च सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो ये जो है जर्मनी में जो है वित्त विधेयक जो है उच्च सदन में पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जर्मनी। जर्मनी में वित्त विधेयक उच्च सदन में पेश किया जाता है। भारत में यह केवल लोकसभा में पेश होता है। जर्मनी का संघीय ढांचा अलग है और बुंडेसराट की भूमिका महत्वपूर्ण है, यह अपवाद माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद के क्रियात्मक मामले के निर्णय कितने सकारात्मक मतों से लिए जाते हैं? तो सुरक्षा परिषद के प्रक्रियात्मक मामले जो हैं ये लिए जाते हैं 9 प्रकार से। 9 सदस्य के सकारात्मक मत आवश्यक होते हैं। इसमें वीटो लागू नहीं होता है। यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर में वर्णित है। कुल 15 सदस्य होते हैं और साधारण बहुमत पर्याप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, आशीर्वाद का जनक किसे माना जाता है? आशीर्वाद का जनक किसे माना जाता है? तो आशीर्वाद का जनक जो है प्लेटो को माना जाता है। किसे माना जाता है? प्लेटो को माना जाता है। प्लेटो को आशीर्वाद का जनक माना जाता है। उन्होंने आदर्श राज्य की कल्पना की, विचार को वास्तविकता से ऊपर रखा, न्याय पर जो है आधारित राज्य की बात की, दर्शन में आशीर्वाद की नींव रखी। अगला क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो डेमोक्रेसी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। किससे? ग्रीक भाषा से लिया गया है। डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है और डेमोस का अर्थ है जनता और क्रेटोस का अर्थ है शासन।
इसका अर्थ है जनता का शासन। यह प्राचीन यूनान से विकसित हुआ है और आधुनिक लोकतंत्र इसी पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि राज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? राज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो राज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है वो किए थे मैकियावेली ने। ऑप्शन नंबर सी के मैकियावेली ने सर्वप्रथम जो स्टेट शब्द का प्रयोग किया। उनकी पुस्तक द प्रिंस प्रसिद्ध है। उन्होंने राजनीति को नैतिकता से अलग किया, व्यवहारिक राजनीति पर बल दिया और आधुनिक राज्य की अवधारणा दी। अगला क्वेश्चन है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन जो है अरस्तु का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अरस्तु का। यह कथन अरस्तु का है। उनके अनुसार मनुष्य समाज में रहकर ही पूर्ण होता है और राज्य प्राकृतिक संस्था है। अकेला व्यक्ति अपूर्ण है, समाज के बिना विकास संभव नहीं है। यह अरस्तु का कथन था। अगला क्वेश्चन है कि राजनीति शास्त्र को अयथार्थ शास्त्र किसने कहा? अयथार्थ शास्त्र किसने कहा? तो ये जो कहा थे ये ब्राइस ने किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ब्राइस ने राजनीतिक शास्त्र को जो है अयथार्थ शास्त्र कहा। उनका मानना था कि सिद्धांत व्यवहार में लागू नहीं होते, राजनीति परिवर्तनशील होता है, पूर्ण नियम संभव नहीं है, इसलिए सटीक विज्ञान नहीं माना जाता। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सही है, ऑप्शन नंबर ए, ब्राइस ने जो कहा था कि जो राजनीतिक शास्त्र है वो अयथार्थ शास्त्र है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता वह या तो पशु है या देवता, यह कथन किसका है? जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता है वह या तो पशु है या देवता है, यह कथन किसका है? हु सेड ही हु लिव्स आउटसाइड द स्टेट इन आइदर अ बीस्ट और अ गॉड, मतलब वह देवता है या फिर पशु है। तो किसने कहा था? प्लेटो, रूसो, अरस्तु या हाम्स। तो ये जो कहे थे ये कहे थे अरस्तु ने कहा था। अरस्तु ने क्या कहा था? अरस्तु ने कहा था कि अरस्तु के अनुसार जो है अरस्तु ने कहा था कि राज्य प्राकृतिक संस्था है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, राज्य के बाहर जीवन असंभव है और समाज और राज्य एक दूसरे से जुड़े हैं। और उन्होंने लास्ट में ये बोल दिया था कि जो प्राणी स्टेट में नहीं रहते हैं वह या तो देवता हैं या फिर पशु हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुक्ति सामान्य इच्छा के पालन में है, या किसने कहा? मुक्ति सामान्य इच्छा के पालन में है या किसने कहा? तो मुक्ति सामान्य इच्छा के पालन में है या रूसो ने कहा था। किसने कहा था? रूसो ने। ठीक है, रूसो ने कहा था कि जन इच्छा की अवधारणा दी। रूसो ने क्या कहा? उन्होंने कहा जन इच्छा की अवधारणा दी, व्यक्ति की स्वतंत्रता सामूहिक इच्छा है। क्या कहा था उन्होंने कहा था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता सामूहिक इच्छा में निहित है, राज्य जनता की इच्छा से चलता है, या लोकतांत्रिक सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, रूसो। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु सर्वत्र जंजीरों में है, यह कथन किसका है? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु सर्वत्र जंजीरों में है, यह कथन किसका है? तो मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु सर्वत्र जंजीरों में है, यह कथन जो है यह रूसो का। ऑप्शन नंबर बी के रूसो का। यह कथन रूसो का है। उनकी पुस्तक सामाजिक अनुबंध में यह विचार है कि समाज व्यक्ति को बांधता है, वास्तविक स्वतंत्रता समानता में है, राज अनुबंध से बनता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की आत्मा में गांव में बसती है, यह कथन किसका है? भारत की आत्मा गांव में बसती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है गांधी जी का है कि गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा है जो गांव में बसती है, शहरों में नहीं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, गांधी जी। यह कथन महात्मा गांधी का है। वे ग्राम स्वराज के समर्थक थे, ग्रामीण भारत को मजबूत बनाना चाहते थे, आत्मनिर्भर गांव की कल्पना की, पंचायती राज पर बल दिया उन्होंने। अगला क्वेश्चन है ओह असामान्य लोकतंत्र मुझे तुमसे प्रेम है, यह व्यक्ति किसकी है? तो यह व्यक्ति जो है कारपेंटर की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, कारपेंटर। यह व्यक्ति कारपेंटर की है। उन्होंने लोकतंत्र की कमियों को स्वीकार किया, फिर भी इसे श्रेष्ठ प्रणाली माना, जनता की शक्ति पर विश्वास जताया, लोकतंत्र आत्म सुधारशील है। अगला क्वेश्चन है अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है, यह किसने कहा? तो यह जो है प्लेटो ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए के प्लेटो ने कहा था कि शिक्षा पर बल दिया जाए, अच्छे नागरिक आदर्श राज्य बनाते हैं, नैतिक तो राज्य की नींव माना जाता है, नैतिकता को राज्य की नींव माना जाता है, शासकों को दार्शनिक होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है कि ईश्वर सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की है? तो ये इंग्लैंड की, ऑप्शन नंबर सी के इंग्लैंड की। सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा इंग्लैंड की देन है। वहाँ संसद सर्वोच्च है और न्यायालय संसद के कानून को निरस्त नहीं कर सकता। संसदीय संप्रभुता लागू है। यह ब्रिटिश संविधान की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है कि संसार की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की है? तो ये जो है श्रीलंका की है, ऑप्शन नंबर बीच के श्रीलंका की, और श्रीमती भंडारनायके थी। ठीक है। संसार की पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी श्री मानो भंडारनायके थी और वे 1960 में प्रधानमंत्री बनी। यह विश्व के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है कि महिला नेतृत्व का उदाहरण बनी और लोकतंत्र में समानता दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये जो है साम्यवाद से संबंधित। किससे? साम्यवाद से। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है साम्यवाद से जुड़ा है। यह कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है। इतिहास को वर्ग संघर्ष के रूप में देखता है, भौतिक परिस्थितियों को आधार मानता है और समाज परिवर्तनशील माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश आज भी राजा द्वारा शासित है? तो जो सऊदी अरब जो है आज भी राजा के द्वारा शासित है। सऊदी अरब आज भी राजशाही है। वहाँ राजा सर्वोच्च सत्ता रखता है। राजनीतिक दलों की अनुमति नहीं है और शरीय शरीयत कानून लागू है। यह पूर्ण राजतंत्र का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है सीटीबीटी का अर्थ क्या है? सीटीबीटी का अर्थ क्या है? तो सीटीबीटी का अर्थ जो है, सीटीबीटी का पूरा नाम क्या है? कि संपूर्ण परमाणु परीक्षण प्रतिबंध। ठीक है। कंप्रेहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन और ट्रीटी। इसका उद्देश्य परमाणु परीक्षण पर रोक लगाना है। यह शास्त्र नियंत्रण उपाय है। भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। वैश्विक शांति से जुड़ा मुद्दा है। अगला क्वेश्चन है जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किसने किया? तो ये जो किए थे रूसों ने। जन इच्छा की अवधारणा रूसों ने दी। यह सामूहिक इच्छा का प्रतीक है। व्यक्ति को इससे पालन करना चाहिए। यह वास्तविक स्वतंत्रता है। लोकतंत्र का आधार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा कौन सी है? तो सरकारी भाषा जो है अरबी है। ऑप्शन नंबर सी के अरबी। अरबी संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा है। पहले 5 भाषाएं थी। अरबी को बाद में जोड़ा गया। अब कुल 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। यह वैश्विक प्रतिनिधित्व बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन है कि पिछला एशिया पैसिफिक आर्थिक सहयोग APEC शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये जो हुआ था ये हुआ था कहाँ हुआ था? ये होता सिडनी में। ऑप्शन नंबर बीच के सिडनी में। APEC शिखर सम्मेलन सिडनी में आयोजित हुआ। इसमें एशिया पैसिफिक देश शामिल हुए। आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई और व्यापार उदारीकरण प्रमुख विषय रहा। ठीक है। और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिला। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करके आप लोग जरूर ज्वाइन करो। ठीक है। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।